बैरिस्टर साहब को सर माथे पे पब्लिक ने बैठा लिया है और उन्हें कामयाब करेगी। हमारे ही मुस्लिम समाज के लोग बैठ के अपने सामने गालियां दिलवाते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। वो तो जेब कतरे हैं, कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो सीए और एनआरसी, एनपीआर ये सब भी वापस हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही यूपी के अंदर हलचल मची हुई है। सभी पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है और इस वक्त सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां हम पहुंचे हैं, तो रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं एमआईएम पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली। तो सबसे पहले हाजी जी, आपका स्वागत है एसएस न्यूज चैनल में। मैं सर्वप्रथम एसएस न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मेरे पास आने का साहस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमने खलबली की बातें की थी, तो सभी पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर हलचल है। सभी लोगों का बस यही सवाल है कि भैया यूपी के अंदर इस बार क्या होने वाला है। तो आपसे रूबरू क्या है, तो आपसे जान लेते हैं कि आपकी पार्टी की तैयारियां कैसे चल रही हैं सबसे पहले। हमारी पार्टी की बहुत ज़ोर शोर के साथ तैयारियां हैं। हमारे सारे ज़िलों में संगठन बना हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जो है हमारी भागीदारी होगी सरकार में, और एआईएम पार्टी जो है सरकार में हिस्सेदारी करेगी। बहुत तेज़ी के साथ जो है हमारी पार्टी जो है इस टाइम तैयारी पे है। चलिए, तैयारी बड़ी अच्छी बताई है इन्होंने। वहीं ओवैसी की बातें करें तो जहां भी जनसभा अपनी करते हैं तो वहां पर जन सैलाब जो है उमड़ जाता है उनको सुनने के लिए। तो हमें ये बताइए जी, ओवैसी जी को सुनने के लिए उमड़ता है या फिर वो वोट में भी तब्दील हो सकता है। देखिए, इस वक्त जो जन सैलाब उमड़ रहा है और जिस तरीके से युवा लोग और बुजुर्ग लोग इस वक्त ओवैसी साहब की सभाओं में जा रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो सब वोटों में तब्दील हो चुका है और अब पब्लिक ये मन बना चुकी है कि इस वक्त वो अपना लीडर यूपी के अंदर सिर्फ बैरिस्टर साहब को मान रहे हैं और बैरिस्टर साहब को वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। साहब की बात आई है तो एक बात बताइए हमें, जैसे किसानों की बातें कर लेते हैं। तो जब से मोदी जी ने जो है एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके तीनों काले कानून जो हैं वो वापस लिए जाते हैं और उनसे अपील भी की है कि आप अपने घर लौट जाइए। तो वहीं ओवैसी साहब ने एक जनसभा में कहा है कि सीए एनआरसी के ऊपर उन्होंने बोला है कि अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखिए, हमारा जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उसमें हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबर का सम्मान दिया है। तो इसलिए अगर ये कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो सीए और एनआरसी, एनपीआर ये सब भी वापस हो सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुसलमानों के मतलब हित में अच्छा नहीं कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जो है सर्व समाज की राजनीति करते हैं, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तो दोगलापन है। भाई, आप एक चीज बताइए, जब आप उन तीनों काले कानूनों को वापस ले सकते हैं, तो आप सीए और एनआरसी को भी वापस ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का तो हम मेन मुद्दा तब मानते कि वो जो है सारे कानूनों को वापस लेते। तो कहीं ये राजनीति तो नहीं है, क्योंकि देखिए किसानों का ऐसा कहना था कि वापस तो होंगे लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन के टाइम पे ये मोदी सरकार जो है खुद वापस ले लेगी। और वैसे ही हुआ है कि जो है इलेक्शन आते ही मोदी सरकार ने कहा है कि भैया ये काले कानून वापस लिए जा रहे हैं। किसानों को खुश करने के लिए भी हो सकते हैं या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो सीए एनआरसी ये जो कानून बने हुए हैं, तो लगता है कि मोदी सरकार इनके ऊपर भी कुछ देखेगी। देखिए, अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ एक ये इलेक्शन का जुमला समझो आप। चूंकि मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, मोदी जी ने जो है 3 लाख नौकरी दिलवाने का भी वादा किया था। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दादरी जेवर के अंदर आए, तो उन्होंने अब से लगभग एक साल 2019 में एक बयान दिया था कि जेवर में हम एयरपोर्ट बना रहे हैं जिससे लगभग 7.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वही बयान उनका 2021 के शुरू में आया कि लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी 2-3 दिन पहले बयान दे के गए हैं कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो सब जुमले हैं। तो इस तरह से हम अभी जब तक वो वापिस ना हो कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो लेकिन जुमलेबाजी पे सरकार चलेगी क्या ये आगे तक। चल रही है, क्योंकि वो सिर्फ जुमलेबाजी में ही तो सरकार चला रहे हैं। अब आप देखिए, 2022 का इलेक्शन है और 2022 सर पे है। ये बताइए, जो 750 किसान
हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए आपने क्या किया? अगर इसी कानून को आप अब से 1 साल पहले खत्म कर देते, तो जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं, वो शहीद ना होते। उनकी विधवा बीवी है, उनके यतीम बच्चे हैं, तो उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए आपने क्या दिया? तो आप अगर इन कानूनों को वापस कर रहे थे, तो उन विधवाओं के बारे में सोचते। उन जो हमारे शहीद हुए हैं नौजवान, उनको जो है आप शहीद का दर्जा दो और उनके बच्चों के लिए अधिक से अधिक मुआवजा दो और इन्हीं के साथ-साथ सीए और एनआरसी के कानून को भी खत्म करो। अच्छा आरिफ जी, एक बात बताइए, जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं असलम चौधरी, उनकी बातें करें तो अभी जो एक यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था जिसमें असलम चौधरी के जो समर्थक हैं उन्होंने ओवैसी साहब को अपशब्द कहे थे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे लोग किसी के समर्थक नहीं होते, जिनको अपने बड़ों की या अपनी कौम के लीडरों के मान सम्मान के लिए बोलने की तहजीब ना हो, तो ऐसे लोग किसी के समर्थक नहीं होते। वो तो जेब कतरे हैं। लेकिन विधायक जी ने जो है बैठ के उसको मना भी किया, लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन हमें थोड़ा ये महसूस होता है, बड़े शर्म की बात है कि अगर कोई मुसलमानों की आवाज़ उठाता है या समाज की आवाज़ उठाता है, ऐसे लोगों को हमारे ही भाई बैठ के अगर गाली दिलवाएं, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तो किसी मुस्लिम लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठा सके। अगर कोई मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसके लिए हमारे ही मुस्लिम समाज के लोग बैठ के अपने सामने गालियाँ दिलवाते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। चलिए, वीडियो काफी वायरल हुआ है, तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है? उसके बाद पार्टी के लोगों ने जो है उसके खिलाफ एफआईआर कराई है। जो संविधान के दायरे में कानूनी प्रक्रिया होती है, तो लोगों ने हमसे कहा कि जी जो है वो गलत कर रहा है, तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, संविधान के दायरे में उसको जवाब दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अच्छा, उसने एक वीडियो और वायरल की है फिर से जिसमें उसने माफी मांगी है, तो आपको क्या लगता है ये जो अपशब्द उसने ओवैसी साहब के लिए कहे हैं वो वापस ले लिए गए हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है उसका कि उसे अपनी गलती का बहुत जल्दी एहसास हो गया और उसने माफ़ी मांग ली। तो जब उसने माफ़ी मांग ली, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगला कदम उठाने से मना कर दिया कि भाई ठीक है, एक आदमी जो है अपनी गलती करके पछतावा कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने अगला कदम नहीं उठाया उसकी गिरफ्तारी के लिए या किसी और थाने में एफआईआर कराने के लिए। तो उसके खिलाफ सिर्फ मसूरी थाने में एफआईआर हुई है और उसके बाद लोगों ने और पार्टी के लोगों ने उसको माफ़ कर दिया। तो आपकी जो ये पार्टी है किस तरह से इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि देखिए लोग जो ओवैसी जी के जो जनसभा में जो स्पीच होती है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको, लोग सुनने के लिए उमड़ते हैं। यही मसूरी की बातें करें, अभी जब प्रोग्राम हुआ था तो बारिश पड़ गई थी किसी वजह से, तो बारिश पड़ने के बाद भी जो वहाँ पे जनसैलाब देखने को मिला था, ओवैसी साहब भी बहुत उससे खुश हुए थे। तो किस तरह का आपको समर्थन मिलेगा लोगों से? देखिए, हमें पूरी तरह से उम्मीद है और मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत ही नहीं है। भाई इससे बड़ा सबूत और क्या होगा धौलाना विधानसभा की जनता का, जो 2 घंटे बारिश में खड़े होके बैरिस्टर साहब के लिए इंतजार करते रहे और बैरिस्टर साहब के विचार सुने खड़े होके। 1 घंटा पूरे बारिश में उनके विचार सुने और 1 घंटा पहले तक उनका इंतजार किया। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? मैं समझ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी भी बड़े नेता की किसी ने स्पीच बारिश में खड़े होकर सुनी हो। ये उनका प्यार है, पब्लिक की मोहब्बत है और पब्लिक ने ये सिद्ध कर दिया कि धौलाना विधानसभा और यूपी के अंदर बैरिस्टर साहब को सर माथे पे पब्लिक ने बैठा लिया है और उन्हें कामयाब करेगी वो। अच्छा, तो गठबंधन की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तो गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन किससे होगा, कब होगा, ये बैरिस्टर साहब बताएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। चूंकि ये ऊपर बड़े लेवल की बातें हैं, तो अभी चूंकि बातचीत चल रही हैं, अब किससे चल रही हैं, कब फाइनल होगा, ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ये उसको बताएंगे। चलिए, धौलाना विधानसभा की बातें कर लेते हैं जिसमें कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपकी बातें करें तो आप भी आए दिन दौरे करते रहते हैं, तो आपको लोगों के अंदर किस तरह का रुझाव देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और बड़ी मोहब्बत है। लोग अपनी लगन के साथ हमें बुलाते हैं। धौलाना के अंदर, पिलखवे के अंदर, बझेड़े के अंदर, देहरा, खचरा, धौलाना विधानसभा के जितने गांव हैं, उन लोगों ने बेपनाह मोहब्बत हमको दी है
और उसी मोहब्बत के तहत वो आए दिन मुझे बुलाते हैं और लोगों में बड़ी उमंग है और वो पूरे प्रयास में है कि यहाँ से AIM और हाजी आरिफ अली जो है कामयाब हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी किसी भी पार्टी के कैंडिडेट का कोई टिकट ही नहीं है, तो छोटा बड़ा तो तब होगा। भाई आप देखिए कोई भी प्रत्याशी, एक हाजी आरिफ अली के अलावा AIM से कोई भी प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशी नहीं लिख रहा है, ना उनकी पार्टियों ने उन्हें इजाजत दी है। बीजेपी में 3 दावेदार हैं, अभी क्लियर ही नहीं है किसी का, ना कोई प्रत्याशी लिख रहा। बसपा में अभी डमाडोल है, क्योंकि बहन जी को जो है चढ़ावा चाहिए। अब एक कैंडिडेट ने चढ़ावा दिया, उससे कुछ अधिक मांग लिया तो बैक मार गए, और अभी 1-2 कैंडिडेट और लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी तो किसी को प्रत्याशी कह नहीं सकते, जब कोई प्रत्याशी नहीं है तो छोटा बड़ा भी नहीं है। हाजी जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने कहा है कि धौलारान क्षेत्र की बातें करें तो मुझसे बड़ा कोई चेहरा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बड़ी खुशी हुई इनसे बात करके। वहीं जब हमने जो है विधानसभा 2022 की बातें की हैं तो इनका कहना है कि तैयारियां अच्छी चल रही हैं। अब जो है वो फ्यूचर बताएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा कि भैया इस बार यूपी के अंदर क्या होने वाला है। वहीं इनकी बातें करें तो ओवैसी साहब की बातें करें तो वो भी जहां भी जन सभा अपनी करते हैं तो वहां पर जो लोग हैं उनका जन सैलाब देखने को मिलता है। ये बड़ी खुशी की बात है, लोगों को उनका प्यार मिल रहा है, लेकिन ये प्यार वोटों में कितना तब्दील होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।